बोलू शकतात, परंतु जे शरद बागुल आहेत त्यांनी तिथे त्यांच्या मार्फत वकिलांच्या मार्फत सांगितलं की नाही आता बॅलेट पेपर छापून गेलेले आहेत. कुठंतरी हे दिसून येतं की पडद्यामागे काही लोक याच्या कॉन्स्पिरसीमध्ये इन्व्हॉल्व आहेत आणि ते या बागुल यांना जे आहे या प्रक्रियेमध्ये आपल्या स्वतःसाठी कॉम्पिटंट कॅन्डिडेटला बाहेर काढण्यासाठी हे वापर केला जातो आणि त्याचे अर्ज सुनावणीला प्रलंबित आहेत. तुम्ही ते हिअरिंगला घेत नाही. सर, डेटा लीक के एलिगेशंस पे आपके पास क्या प्रूफ है? मुझे मैसेजेस आए हैं, आप यहाँ देख सकते हो कि इतने सारे मैसेजेस हैं, फोटो के साथ में पोस्टर्स आ रहे हैं और जूनियर्स वकील को, मेरे जूनियर को आया हुआ है. आपको सभी हाँ ये आया हुआ है. अभी मैं दिखाता हूँ एक महिला का किस प्रकार से फोटो यूज किया गया. आप शॉक हो जाओगे कि उसका बार काउंसिल का जो ये है आईडी नंबर वो किस प्रकार से लोगों में भेजा गया और उसके घर में उसका पर्सनल डाटा जो है लीक किया गया. ये गलत है और ऐसा मेरा ही नहीं है, कई सारे जूनियर वकील अधिवक्ता है उनको भी दिया गया, सीनियर अधिवक्ताओं को दिया गया और एसएमएस और कॉलिंग, दिन में कई सारे कॉलिंग जो है लोगों को किया गया था. तो वो कॉलिंग भी आप देख सकते हो कि कई सारे इसमें किया गया है. मैं आपको जो महिला को पैकेट भेजा गया था, पैकेट मतलब ऐसे बनाकर ये जैसे इन्होंने दिखाया है वो, और उसके अलावा कई सारे अधिवक्ताओं को भेजा गया हुआ मेरे पास जो है आपको फॉरवर्ड करता हूँ. जैसे अभी ये देख सकते हो कि इलेक्शन से पहले सर्टिफिकेट भेजा गया. सर, मध्ये हाँ, कोड ऑफ कंडक्टचं व्हायलेशन किस प्रकार से किया गया है. तो ये इलेक्शन के 2-4 दिन पहले भेजा गया, फोटो किसी और का और नाम किसी और का, ये भी भेजा गया. और इसी के अलावा हाँ यहाँ पर आप देख सकते हो. तो यहाँ पे आप देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़ोटो को ब्लर करके, नाम को ब्लर करके दिखाया जाए क्योंकि एक महिला का उसमें ये है. तो इसमें देख रहे हो एक फ़ोटो है, बार काउंसिल का आईडी का ये है, उसके अलावा एड्रेस और नाम है. ये कहाँ से डाटा लीक हुआ और ये नंबर भी, सीरियल नंबर भी दिया गया 12/12/90. तो ये जो है ये बड़ा लीक है और उसके अंदर फिर जो है वायलेशन करके ये दिया गया है. सो डाटा लीक का जो हमारा आरोप है वो इसी आधार पे है. और एसएमएस आपको मेरे पास मैं दिखाता हूँ कि कितने सारे एसएमएस इलेक्शन से पहले 24 तारीख को इलेक्शन था तो कई सारे इन्होंने मैसेजेस भेजा कि हमें वोट करो. हालांकि कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि बल्क एसएमएस जो है या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आप ये नहीं कर सकते हो, लोगों को कंटिन्यूस मैसेजिंग देके आप वोट का अपील नहीं कर सकते. तो उसका भी वायलेशन जो है कई सारे लोगों ने किया है. सो हाँ, आई विल शेयर लेटर. सो आप जो है आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि जो पायरेसी का इशू है, डाटा प्रोटेक्शन आज के तारीख में बहुत इम्पोर्टेंट है. आपने देखा होगा ईरान और यहाँ जो युद्ध हो रहा है उसमें ईरान डाटा सेंटर्स पे अटैक कर रहा है क्योंकि वहीं से सब होता है और डाटा इज़ द न्यू गोल्ड ऑफ दिस ईरा. और बीसीएमजी का डाटा जो बहुत सेंसिबल डाटा है वो डाटा कुछ लोगों ने कार्टेल ने अपने स्वार्थ के लिए यूज किया गया, उसकी भी हम जांच मांगते हैं. एकूण किती वोटिंग झालं होतं त्यावेळेस काय सांगता? वोटिंग किती झालं? वोटिंग 1,90,000 के ऊपर वोटर थे, उसमें से 50% से भी कम, करीब 90. नहीं मिलेगा तो आपका आगे का कदम क्या होगा? देखिए वी आर वेरी मच डिस्टिंक्ट कि न्याय मिलेगा. सुपरवाइजरी कमेटी ने एक जैसे शरद बागुल को हटा दिया गया, इलेक्शन ऑफिसर के तौर पे वो खुद को ये कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अधिकारों का ये कर दिया कि हाईलाइट किया, बोला नहीं यू हैव अ राइट. तो इसमें न्याय मिलने की गुंजाइश है. नहीं मिलता है तो जैसे मैंने बोला लेजिस्लेटिव जो है उनके पास एमपी है, एमएलए है, उनके पास हम मूव करेंगे, पार्लियामेंट के माध्यम से हम इसको मूव करेंगे. उसके बाद में भी कुछ नहीं होता है तो संवैधानिक अधिकार जो है वो जिस प्रकार से अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हमने आज़ाद मैदान में 2 साल आंदोलन किया था, मोर्चा किया था, उसी प्रकार से हम पूरे देश भर में अधिवक्ताओं को मिलेंगे और सबसे पहले तो जागृति की जाएगी और मूवमेंट जारी रहेगी. धन्यवाद ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से भी जुड़ा हुआ है. पॉलिटिकल में नहीं समझता हूँ इसमें कोई इन्वॉल्व है क्योंकि इसमें सारे लोग हैं, सभी धर्म के, सभी पार्टी के हैं. हाँ, एक ग्रुप जरूर है जो कई सालों से वहाँ खुद को
पकड़ के बैठा हुआ है, किन एंड किथ जिसे हम कहते हैं, जो खुद के ही बच्चों को या खुद ही रहना चाहते हैं, जो पॉलिटिक्स में है कि मैं ही बैठूं, मैं ही बैठूं, मैं ही बैठूं, घराने से वो सब चल रहा है। घराना जिसे हम कहते हैं वो खुद ही के वो कार्टल का। और सर आप खुद ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे या उसे बाइकआउट करेंगे? नहीं, देखिए इलेक्शन हो गया है, इलेक्शन की प्रोसेस को हम कभी बाइकआउट नहीं करेंगे और हमने किया भी नहीं है। हमने वोटिंग भी किया, लोगों को हमने बोला भी, क्योंकि ये हमारी संस्था है, ये लोगों के अधिकारों की संस्था है, वकीलों के अधिकारों की संस्था है और इसमें कुछ लोग 20, 25, 50 कुछ % लोग अगर गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ में लड़ना हमारा काम है और लड़ने के लिए इस प्रोसेस में हम रहेंगे। और हाँ, ये इलेक्शन सेट असाइड हो, फिर से हो, ये भी हमारी मांग है। सर तुमच्याकडनं आम्ही जाणू की तुमच्यासोबत पण इन्सिडंट झाला आणि त्याच्यानंतर मग तुम्हाला सुद्धा जे बार काउन्सिलकडनं आहे ते तुम्हाला पण अनेक एलिगेशन तुमच्यावर काढले गेले त्या संदर्भात काय सांगता? हिंदी इंग्लिश मराठीमध्ये पण चालेल. बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा उद्देश्यपूर्ण तरीके से कि वही लोग इस कमेटी में चुन के आए, उसके लिए उन्होंने तरह तरह के हथकंडे रूल में अमेंडमेंट लाए। जो 2023 में जो रूल में अमेंडमेंट लाया गया उसका नोटिफिकेशन अक्टूबर 2025 में निकाला जाता है और उसको छुपाया जाता है। जब इलेक्शन का नोटिफिकेशन निकलता है उसके बाद बार काउंसिल की ड्यूटी बनती है कि ये रूल के तहत जिसके अंदर कमियां हैं वो ये चुनाव नहीं लड़ सकते, वो रूल भी पब्लिश होने चाहिए थे। उस रूल को एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से इन लोगों ने छुपाया और फॉर्म भरने के बाद जब लास्ट स्क्रूटनी में निकाला कि डीसी पेंडिंग है ताकि कोई कुछ कर न सके, और जो 2022 में डीसी जो क्लोज हो चुकी थी उसको 2026 तक जिंदा रखे हैं। ये कोई ऑर्डर नहीं पास करना, और ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, ऐसे हजारों वकीलों के साथ ये इस तरह का व्यवहार बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा करती है, उसके मेंबर कर रहे हैं और वो खुद दोषी हैं। उनके खिलाफ 2-2, 1-1 डीसी कंप्लेंट पेंडिंग है और उनके द्वारा अपॉइंट किया हुआ रिटर्निंग ऑफिसर जो बार काउंसिल का सेक्रेटरी है शरद बागुल, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। इसकी हमें शिकायत है। हम चुनाव नहीं लड़ सके डीसी की वजह से, लेकिन जिनके खिलाफ डीसी पेंडिंग है उनको भी अलाउ नहीं किया जाना चाहिए था। ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये वकीलों के साथ वकीलों द्वारा ही अन्याय हो रहा है। तो आम लोगों की क्या बात है? म्हणजे नियम असेल तर सगळ्यांना सेम लागू. आर्टिकल 14चं व्हायलेशन. धन्यवाद सर. सगळ्यांनीच आपले मतं मांडली आणि पारदर्शकतेचा पण इथं मुद्दा आला. काय सांगा? जो बार काउंसिल का इलेक्शन हुआ है 2026 में, इसमें जो प्रोसेस इन लोगों ने चुना है, इनकी बॉडी है जो एक्स ऑफिस बेरर्स से बार काउंसिल के, जो सेक्रेटरी है वो जो इनको पहले से जानता है, 8 साल से एक ही पोस्ट पे है। ऐसे इसमें जो है जो कमेटी फॉर्म हुई है सब बॉम्बे की है, रिटायर्ड जस्टिस श्रीराम बॉम्बे के हैं। कोई सुनवाई नहीं है क्योंकि उनको पता है जो हमने पेपर दिए हैं उनको, वो उन्हीं के पेपर है और उन्हीं के कस्टडी में से आए हैं, तो उनका जवाब वो नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम लोग को हियरिंग नहीं दी जा रही है। और जिसका रिजेक्शन होना चाहिए उसको दबाने के लिए ये हियरिंग हमको नहीं दी जा रही है। इसके वजह से हमको रिट पिटीशन फाइल करना पड़ा, मुझे खुद फाइल करना पड़ा और 9 तारीख को इसकी हियरिंग लगी है। और देखते हमने यही मांग की है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप पहले कमेटी को अप्रोच करो, तो हमने हाई कोर्ट से यही मांग की है कि आप हमारी जल्दी से जल्दी सुनवाई करिए और इसमें ऑर्डर पारित करिए। तामिळनाडूच्या धर्तीवरती लाईव्ह स्ट्रीमिंग हे करून महाराष्ट्र, गोवा आणि दीव दमण दादरा नगर हवेलीतील वकिलांना ते बघता यावं आणि पारदर्शकता व्हावी. एक सो ते होताना अजूनपर्यंत तर आलेलं नाही आहे, त्याच्यामध्ये आम्ही मागणी केलेली आहे. दुसरी मागणी, शरद बागुल यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या कमिटीने काढलं असताना सुद्धा शरद बागुल हे सेक्रेटरी म्हणून काम करत आहेत आणि आमच्या विभिन्न अर्जावरती कुठलेही एक तर म्हणजे निर्णय न देता मिनिट्स ऑफ मीटिंग पास केले जातात आणि शरद बागुल यांच्या विरोधात तक्रार असताना तेच आम्हाला सही करून पाठवत आहेत की नाही आमची जी आहे 8 वीकचा टाईम दिलेला आहे. सो कुठेही हे पारदर्शकता होत नाही आहे, एकतर्फी निर्णय होत आहेत. आणि तिसरं महत्त्वाचं म्हणजे
काही वकील जे आहेत त्यांना या निवडणूक प्रक्रियेच्या बाहेर काढण्यात आलं होतं. त्याचं कारण सांगितलं की प्रलंबित त्यांच्यावरती शिस्तभंगाची कार्यवाहीची केस आहे. आम्ही लिस्ट दिलेली आहे. माझे देशपांडे जी आहेत यांनी तक्रारी आणि अर्ज दिलेले आहेत. आसिफ नक्वीजींच्या तक्रारीमध्ये त्यांनी मुद्देसूद मांडलेला आहे की इतक्या लोकांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कार्यवाही पेंडिंग असताना तुम्ही त्यांना का अलाव केलेलं आहे. सो इथे हे दिसून येत आहे की काही लोकांना मुभा आणि बाकी लोकांना तुम्ही हे करताय. सो त्याच्या विरोधातही आम्ही म्हणतो की हिअरिंग लवकरात लवकर द्या. ती होताना दिसत नाही. आणि चौथा महत्त्वाचा मुद्दा, या सर्व प्रक्रियामध्ये जे कोणी इन्व्हॉल्ड आहे, जे काही मी कार्टल म्हणेन, त्या कार्टलच्या विरोधात केव्हा कार्यवाही होणार, यामध्ये रिटायर्ड सन्मान्य हायकोर्टाचे न्यायाधीश आहेत, त्यांनी या कार्टलच्या विरोधामध्ये डे टू डे बेसिसवर काम करावं असं मी म्हणत नाही आहे. मी जे काही आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये सांगतोय ते सन्मान्य सर्वोच्च न्यायालयाची एम वर्धनची जी जजमेंट आहे त्याच्या पॅरा नंबर 6 मध्ये सांगितलेलं आहे. आणि याचं व्हायलेशन, याची अवमान, याचं कंटेम्प्ट हे दररोज केलं जात आहे. त्याच्या विरोधातही आम्ही लढा देतो आणि आम्ही या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून विनंती करतोय की या सर्व मुद्द्यावरती इमिडिएटली ॲक्शन घेण्यात येईल. कुठेतरी पारदर्शकता इथं कमी दिसते असं पाहायला पारदर्शकता कमी म्हणण्यापेक्षा पारदर्शकता, काही आता यांचा अर्ज आहे त्याच्यावरती ईमेल नाही, काही नाही आहे, त्याची हिअरिंग नाही आहे, तर पारदर्शकता गायब आहे. परंतु सुपरवायझरी कमिटीने शरद बागुल यांना काढलं, तिथे आम्हाला पारदर्शकता थोडी दिसली. त्यांना ते जाणवलं की चुकीचा माणूस हा या पदावर बसू शकत नाही. जो सेक्रेटरी आहे तो रिटायर्ड जज पोस्टच्या ह्याच्यावर कसं ट्रांसपेरेंट नहीं हो, आप सिलेक्टिव वे में रिजेक्शन कर रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी आपकी उधर ही खत्म हो जाती है. लोगों का भरोसा वहीं टूट जाता है कि आपने जब उनके साथ ऐसा किया तो आप किसी के साथ क्या न्याय कर. तो उनको खुद से हट जाना चाहिए कि हम न्याय नहीं दे पा रहे, हमारी एप्लीकेशन जा चुकी